अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं द किरण नाज शो। मैं हूं किरण नाज। बड़े बड़े सानहात ज़िंदगी में हो जाते हैं, बड़े बड़े अलमनाक वाक़यात ज़िंदगी में हो जाते हैं, लेकिन उसके बाद जिनको दुनिया से जाना होता है, जिनकी लिखी होती है उन सानहात में, उन वाक़यात में, वो तो इस दुनिया से चले जाते हैं। लेकिन जो पीछे रह जाते हैं उनको याद करने वाले और फिर कुछ ऐसी वजूहात की बिना पर उनके पीछे धक्के खाने के लिए जो ख़ानदान, जो फैमिलीज़ रह जाती हैं, वो किस कर्ब और किस तकलीफ़ में होती हैं, आज वही एक ज़िंदा तस्वीर, मिसाल आप लोगों को दिखाने वाली है। याद होगा आपको, बहुत ज़्यादा दूर की बात नहीं है और वाक़या और सानहा ही ऐसा है कि शायद जो इस वक्त इस दौर के लोग हैं वो अपने बुढ़ापे तक, अपने आखिरी वक्त तक इस सानहे को, इस वाक़े को भूल नहीं पाएंगे। जितना दर्दनाक, जितना कर्बनाक वो सानहा था। जुमातुल विदा का दिन था, रमज़ानुल मुबारक थे, 2 दिन के बाद ईद थी, लोग अपने घरों को आ रहे थे। ये फ़्लाइट आ रही थी कराची के लिए और फिर मॉडल टाउन में गिर गई। 99 लोग उस फ्लाइट के अंदर मौजूद, 2 मौजज़ाती तौर पर बच गए जिंदा, लेकिन बाकी 97 लोग जल गए। जिन हालतों में वो लाशें घर वालों ने वसूल की हैं, वो यकीनन उनका ज़ब्त है, उनका बर्दाश्त है कि वो जब बात करते हैं, बताते हैं तो यकीनन उनका दिल अंदर से फट जाता होगा, लेकिन फिर भी वो लोगों को बताते हैं। और फिर उसके बाद चलिए, ये तो कहानी हो गई, ये तो वाक़या था, ये तो सानहा था, अल्लाह ने लिखा था, हो गया। लेकिन उसके बाद अब जो उन फैमिलीज़ के साथ हो रहा है, जो कुछ किया जा रहा है, वो क्या हो रहा है, वो मैं आप लोगों को दिखाने और बताने के लिए जा रही हूँ। यहाँ पर मेरे साथ मौजूद है नीलम, एक लड़की जो इस जहाज़ के अंदर मौजूद थी। वो आ रही थी लाहौर से कराची आ रही थी PIA की परवाज़ से। उनकी फैमिली मेरे साथ यहाँ पर मौजूद है। जब किसी का प्यारा चला जाता है ना, तो किसी रकम की, किसी पैसे की, किसी दौलत की, किसी घर की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन घर वालों की ज़िंदगियों को चलना होता है। बहुत प्यारे, बड़े कीमती लोग वो होते हैं जो उन घर वालों की ज़िंदगियों को चला रहे होते हैं। जब वो चले जाते हैं और फिर हमारे मुल्क के इदारे उनके साथ इतनी नाइंसाफ़ी करें कि उनको इस तरह से आकर बैठना पड़े, अपने गम को बताना पड़े, रोना पड़े, तो इससे बदतर कंडीशन, इससे बदतर मामला कोई नहीं हो सकता। ये नीलम की बहन और नीलम की वालिदा मेरे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। यकीनन बहुत बड़ा सानहा आपके लिए। मुझे भी बताइएगा कि जब ये वाक़या हो गया, सबसे पहले नीलम के बारे में बताएं, कैसी बॉन्डिंग आपकी थी उसके साथ, कितनी क्लोजनेस आप दोनों में थी, और फिर उसके बाद आपकी ज़िंदगी में कितना बड़ा चेंज आ गया उसके इस दुनिया से चले जाने के बाद। वो मेरी बहुत अच्छी दोस्त थी, वो मेरी बड़ी बहन थी, मेरी बहुत अच्छी दोस्त थी। उसने ही मुझे पाल पोस के बड़ा किया था, मेरी एजुकेशन में हेल्प, बिल्कुल एक बच्चे की तरह पैम्पर्ड उसने मुझे किया था कि एक छोटे बच्चे को कैसे संभालते हैं। और उसने मुझे कभी भी जो है सर्वाइव करने नहीं दिया, उसने कभी मुझे स्ट्रगल नहीं करने दी। उसने हमेशा बोला कि तुम्हारे बदले के सब स्ट्रगल मैं करूँगी, तुम आराम से बैठो, पढ़ो, ये सारा काम करो। उससे मेरी बहुत अच्छी दोस्ती थी, हर बात जो मैं अपनी से शेयर नहीं कर सकती थी उससे शेयर। और अब जो पूरा साल हो गया है, तो अब ऐसा लगता है कि अब मेरे पास कोई ना दोस्त है, ना कोई ऐसे मेंबर है जिससे मैं कुछ दिल की बात शेयर कर सकूँ। बस अम्मी है, अब उनके साथ। अच्छा नाज़रीन, ये वालिदा मेरे सामने बैठी है, मैं खुद एक माँ हूँ, ये माँ है, मैं माँ से ऐसी बातें नहीं पूछ सकती, मेरा दिल, मेरी ज़बान गवारा नहीं करती कि मैं उनसे पूछूँ। अब जो ये इस वक्त इस दौर में जो ये परेशानी बर्दाश्त कर रही हैं, वो सारी बातें मैं इनसे पूछूंगी, लेकिन मैं ईशा से ये ज़रूर पूछना चाहूँगी। ईशा, जब नीलम की लाश लेने का वक्त था, वो कितना तकलीफ दे वक्त था, कैसे पहचाना कि ये मेरी वो प्यारी बहन है जो अभी कुछ घंटों के बाद मेरे पास आ जानी थी, और हमने उसी तरह से गले मिलना था, उसी तरह से एक दूसरे से प्यार करना था, उसी तरह से लड़ना था, लेकिन अब वो उस हालत में ही नहीं है कि उसका चेहरा भी मैं पहचान सकूँ। वो कैसा लम्हा था, कैसे मिली उसकी लाश? 8 दिन तक बस मैं उसको ढूंढती रही पागलों की तरह, हर मॉर्गेज, हर इंजर्ड पीपल्स हॉस्पिटल्स जाकर मैंने सर्च किया, रोती रही, रोडों पे मैं रोती रही। मैंने जर्नलिस्ट से काफ़ी सबसे गुजारिश की कि प्लीज़ मेरी बहन को कोई ढूंढ के लाए। जब 8वें दिन वो मेरी अम्मी के DNA से बॉडी मिली हमें, तो जिस तरह से वो बॉडी मैंने देखी, तो वो मेरी बहन की इस तरह से इस कंडीशन में थी कि वो डिज़र्व नहीं करती थी, वो ये मौत डिज़र्व नहीं करती थी। बस 1 मिनट के लिए तो ज़मीन और आसमान अलग हो गया था, लेकिन उस वक्त मैंने अपने आप को संभाला, क्योंकि अम्मी मेरी इस उम्र में जो है वहाँ पे मेरे साथ मौजूद थी, क्योंकि हमें आखिरी उसकी रसूमात पूरी करनी थी। उसको अपने हाथ से जो है तफ्तीन करके उसको कफन पहनाना था। जो वो बॉडी थी, बस
वो बॉडी बयान नहीं हो सकती कि वो बॉडी किस तरह थी. अगर वो कोई भी और देखता तो वो वहीं पे बेहोश हो जाता. सोती हो तो नींद आ जाती है? अभी तक नहीं आती. अभी तक वो ख्वाबों में आती है, वो चीज़ें ख्वाबों में आती है, वो कैसे चिल्ला रही होगी, वो टिल दैट बर्न होगी. तो अभी तक वो चीज़ें सामने आ रही होती हैं कि पता नहीं वो कितनी बार उसने मुझे पुकारा होगा, ईशा मुझे बचाओ, ईशा मेरे पास आओ, ईशा मम्मी का ख्याल रखना. तो ऐसी आवाज़ें अभी भी उसके कानों में मेरे गूंजती. आखिरी बार जब वो जा रही थी क्या बात हुई थी उससे? आखिरी बार उसने 1:45 बजे मुझे कॉल किया था कि मैं फ़्लाइट में बैठ गई हूँ, मैंने मास्क पहन लिया, ईशा मेरी टेंशन नहीं लेना, मेरे लिए आखिरी गुआर की सब्ज़ी बना के रखना. कहाँ से आ रही थी? कहाँ? लाहौर से वो आ रही थी. वो लाहौर में पाकिस्तान काम करती थी? जी, वो पाकिस्तान की तीसरी बड़ी एंड्रोलॉजिस्ट थी और वो यूके से सेकंड मास्टर डिग्री होल्डर को लेकर आई थी. पाकिस्तान की थर्ड वो थी. तो आप लोग यहाँ कराची में थे सेटल और वो वहाँ लाहौर में जॉब करती थी, लाहौर ईद में के लिए आ रही थी? जी, ईद के लिए आई थी. वो लाहौर में वहाँ पे लैब मैनेजर थी. कुछ छुट्टियों के कोई लिए गिफ्ट्स वगैरह लिए हुए थे आप लोगों के लिए? कुछ शॉपिंग करके आ रही थी या ईद की तैयारी आप लोगों ने उसके लिए की हुई थी यहाँ हमने पर? भी कुछ की हुई थी, कुछ उसने भी की हुई थी, क्योंकि वो काफ़ी अरसे बाद आ रही थी और हमारी बर्थडे भी गुजर गई थी. 17 तारीख को उसकी बर्थडे थी और हमने उसके लिए काफ़ी सरप्राइजेस भी प्लान किए. कितने सालों के बाद, कितने अरसे के बाद मुलाकात होने जा रही थी बहन से? मेरे उससे 8 महीने के बाद मुलाकात हुई. और अम्मी की कब मुलाकात हुई थी आखिरी बार? मेरी 5 महीने पहले उनकी, मैं लाहौर गई थी और फर्स्ट फेब को मैं वापस आई थी. उसके बाद कोरोना का मसला हो गया तो मैं जा नहीं सकी और वो आ नहीं सकी, ये बीच में गैप आ गया. उसके बाद वो मैंने उनसे कहा कि मैं आ जाती हूँ तो उन्होंने कहा कि नहीं, आपकी 50+ जो एज है, कोरोना आपको जो है ना आप जल्दी कैरी करेंगी, मैं आ जाती हूँ. बस वो आना बड़ा हमें भारी पड़ गया. अल्लाह ताला आपको हिम्मत दे, अल्लाह ताला आपको हौसला दे. नाज़रीन ये याद रखिएगा ये वीडियो देखते हुए कि ये बच्ची और उनकी वालदा अब ये दोनों ही एक दूसरे का सहारा. इससे पहले नीलम ईशा अपनी माँ का सहारा थे और ये माँ जो है ये इतनी मजबूत माँ अपनी दोनों बेटियों को हिम्मत दे रही थी. एक बेटी को उस मकाम पर पहुँचा चुकी थी, दूसरी बेटी ACCA कर रही है. वो भी उस मकाम पर कि जहाँ माँ का दिल जब वो अपनी दोनों बेटियों की तरफ देखती खुशी से बाग बाग होता कि अल्लाह का लाख लाख शुक्र मैंने अपनी बेटियों को उस मकाम पर पहुँचा दिया कि उनको किसी चला जाता है तो ज़रूरत नहीं होती कि वो किसी को उसको पैसे दिए जाएं या फिर किसी मालो ज़र की, लेकिन कुछ ज़रूरियात होती हैं जो ज़रूरी होती है. लेकिन अब इन लोगों के साथ क्या हो रहा है ज़रा ये बड़े गौर से सुनिएगा. आपके वाजिबात थे, आपको कुछ पैसे मिलने थे, इंश्योरेंस की रकम मिलनी थी, वो जो जब जहाज़ में बैठते हैं लोगों को जो कार्ड मिलते हैं, जो आपको बोर्डिंग पास मिलता है, उसके ऊपर भी पीछे दर्ज होता है कि खुदा ना खास्ता अगर कोई सानिया कोई हादसा हो जाता है उसके बाद ये इंश्योरेंस की रकम है जो मुतालिका कंपनी आपको अदा करेगी, एविएशन आपको अदा करेगी. वो सब कुछ मिल गया आपको? नहीं, मैंने पहले भी आपको जैसे बताया कि वो अरशद मलिक साहब कह रहे हैं कि वो RD आप साइन करें और आप वो ले वो लें. RDA क्या है? RD डिस्चार्ज रिलीज एग्रीमेंट है. उसमें ये सब लिखा गया है कि पाकिस्तान के जितने भी इदारे हैं, कोई भी सिविल एविएशन, ATC, PIA, गवर्नमेंट, फौज, अदलिया, कहीं से भी आप क्लेम नहीं कर सकते. जब हक में रिपोर्ट आ जाएगी फिर हम कोई क्लेम नहीं कर सकते. आपने किसी मुल्क में देखा है कि 10 साल में इतने वाक़ये हुए हैं, क्रैश हुए हैं? किसी मुल्क में आपने देखा है जितने पाकिस्तान में हुए? और सबसे महफूज तरीन सफ़र कहा जाता है हवाई जहाज़ के सफ़र को. तो नाज़रीन गिरामी ये ज़रा गौर से सुनिए बात. इन लोगों को प्रेशराइज किया जा रहा है, न सिर्फ इन लोगों को बल्कि वो तमाम 97 लोग जिनके प्यारे इस दुनिया से चले गए, जो 97 लोग इस दुनिया से चले गए, उनके घर वालों को रकम देने के लिए ये ब्लैकमेलिंग की जा रही है, ये प्रेशराइज किया जा रहा है कि आप पहले वो डॉक्यूमेंट साइन करें जिसके अंदर ये दर्ज हो, ये लिखा हुआ हो कि हम किसी इदारे के ऊपर कोई क्लेम नहीं करेंगे, किसी को हम कसूरवार नहीं ठहराएंगे. उसके बाद आपको रकम मिलेगी जो कि आपका हक है, जो इंश्योरेंस की रकम. कुछ कहना चाहेंगी, किसी से कोई रिक्वेस्ट करना चाहेंगी? जी, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान गुलजार अहमद साहब से मैं रिक्वेस्ट करना चाह रही हूँ, क्योंकि मैं सारे इदारों को तो मैं कर चुकी हूँ, अब उनसे करना चाह रही हूँ सो मोटो एक्शन ले और इस केस को वो पर्सनली देखें. मेरी होप है उनसे, मेरी गुजारिश है, महत्वाना गुजारिश है कि प्लीज़ इस केस को देखें. 1 साल हो गया है, आपको अंदाज़ा नहीं है 97 लोग नहीं गए, 97 ख़ानदान बर्बाद हो गए. आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि वो बॉडीज़ कैसी थी, आप देख नहीं सकते, आप सोच नहीं सकते, आप समझ नहीं सकते. मुझे नहीं लगता कि इस मुल्क के किसी इदारों में अभी कान में ये बात भी है कि 1 साल पहले ये सानिया हुआ था और इतने लोग मर गए थे. नहीं, सब भूल गए, किसी को याद नहीं है ये सानिया, लेकिन हमें याद है.
आप अरशद मलिक साहब, आप सरबराह हैं, आप देखें प्लीज, ना करें परेशान। क्या मिलेगा आपको परेशान करके? ना करें, खुदा का वास्ता। आपने तो अपनी जेब से कुछ नहीं देना है, कंपनी ने देना है। आप क्यों हमें परेशान कर रहे हैं? हमारी परेशानी में क्यों इजाफा कर रहे हैं? आपको पता नहीं है इतनी ऐसी फैमिलीज हैं जो लोन लेके गुजारा कर रही है, उनके लिए कितना मुश्किल वक्त है ये, और आप दर बदर की हमें ठोकरें खिला रहे हैं और हमें इतना परेशान कर रहे हैं, हमें ब्लैकमेल कर रहे हैं। आप कह रहे हैं आप अदालत में जाए, कोई बात नहीं, हम अदालत में चले जाते हैं। मैं जा 4 लोग आपने बताया ना, 4 फैमिलीज ऐसी हैं जो अदालत गई तो उनको पैसे मिले। जी, वो सिविल कोर्ट के जरिए उनको मिले। सही, यानी कि पहले आप वहाँ धक्के खाएं, जी। वहाँ वकील की फीस दें, ये सारे आप जी। काम करें, वहाँ फर्दर ना- प्रोसेस को पूरा करें। फिर आप सिंध हाई कोर्ट में जाए। सही, और फिर उसके बाद जाकर आपकी रकम आपको होगी, मिलेगी। कंफर्म नहीं है कि होगी या नहीं होगी। वो केस हमने लड़ना है। मैंने आरडीए चैलेंज किया है सिंध हाई कोर्ट में, अभी मैंने किया था ईद से बहुत पहले। अब जो मुझे डेट मिली है वो 27 तारीख की मिली है। आप अंदाजा लगाए कि इतना सा छोटा सा इशू है, लेकिन उसके लिए प्रोसीजर कितना लंबा किया। गरीब के लिए अलग कानून है और पैसे वालों के लिए अच्छा, अलग कानून एक है। और सीईओ साहब थे बैंक ऑफ पंजाब के, जी, उन्होंने कोई राब्ता वगैरह किया आपसे? नहीं, उन्होंने कोई राब्ता नहीं किया। मैं यहाँ पे एक बात ये ऐड करूँ कि ये लोग बॉडी पे भी जो है ना 1 करोड़ दे रहे हैं, और वो जो सरवाइव कर गए हैं उनको भी 1 करोड़ दे रहे हैं। मुझे नहीं समझ आ रहा है कि इस मुल्क में कौन सा कानून है, ये कौन से कानून के तहत दे रहे हैं, कौन सी पॉलिसी के तहत दे रहे हैं। मेरी समझ से बाला तक है। सही। नाज़रीन, बड़ा तकलीफ दे अमल। यकीनन मैं वालिदा के साथ बैठी हूँ, बेटी के साथ बैठी हूँ, मैं इस तकलीफ को महसूस कर पा रही हूँ जो मुझे उनके लफ्ज़ों में दिखाई दे रहा है। वज़ीर आज़म पाकिस्तान से, चीफ जस्टिस साहब से, आर्मी चीफ से, तमाम लोगों से मैं रिक्वेस्ट करूँगी कि ये वो लोग हैं जिनकी बेटी इस दुनिया से जा चुकी है। इसी तरह के 96 मज़ीद लोग हैं जिनके प्यारे इस दुनिया से जा चुके हैं। जो इनके वाजिबात हैं वो अदा करें, ब्लैकमेलिंग ख़त्म करें, वरना यहाँ पर नहीं तो आखिरत में पकड़ ज़रूर होनी है आपकी। बहुत शुक्रिया।